नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गारंटी मुनाफा देती है मोदी सरकार की ये स्कीम, LIC के जरिए ले सकते हैं लाभ। इसके बाद हम जानेंगे कि गहलोत ने सभी विधायकों को जयपुर तलब किया, कहा सरकार को बचाने की जिम्मेदारी सब पर। नाराज 15 विधायकों के साथ सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। इसके बाद हम जानेंगे कि फसल में हुए नुकसान की कैसे करे भरपाई, किस तरह उठा सकते हैं लाभ। जाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सब कुछ। इसके अलावा हरियाणा में 6 जिलों में फेसबुक, ट्विटर से जुड़े सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म पर बैन, विपक्ष ने कहा इमरजेंसी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि भारत नेपाल बॉर्डर से रिपोर्ट, एक गांव जहां के सभी लोग काम करने जाते थे नेपाल, बॉर्डर सील हुआ तो सब हो गए बेरोजगार। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,49,997 हो गई है। यह आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन 27,000 से ज्यादा केस बढ़े। पिछले 24 घंटे में 27,754 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 19,981 लोग स्वस्थ भी हो गए। शनिवार को सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 8,139 लोग संक्रमित मिले। यह अब तक एक दिन का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। उधर मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इन दोनों को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। नानावटी के क्रिटिकल केयर सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल एस अंसारी ने रात 3 बजे मीडिया को बताया कि अमिताभ की हालत पहले से बेहतर है। उधर अभिनेता अनुपम खेर के परिवार में मां दुलारी खेर, भाई राजू खेर, भाभी और भतीजी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। अनुपम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। गारंटी मुनाफा देती है मोदी सरकार की ये स्कीम, LIC के जरिए ले सकते हैं लाभ। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना यानी PMVVY की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाया था। इस मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है। केंद्र सरकार की इस स्कीम का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए लिया जा सकता है। इस स्कीम पर 7.40% की सालाना दर से ब्याज मिलता है। अब तक करीब 6.28 लाख लोग सरकार की इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। 7.40% का ब्याज का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो चालू वित्त वर्ष में इसे सब्सक्राइब करेंगे। आइए जानते हैं आप इस स्कीम का लाभ कैसे ले सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। गहलोत ने सभी विधायकों को जयपुर तलब किया, कहा सरकार से बचाने की जिम्मेदारी सब पर। नाराज 15 विधायकों के साथ सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। राजस्थान में सरकार गिरने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच हर रविवार को सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। डिप्टी CM सचिन पायलट समेत 12 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों के दिल्ली के अलावा हरियाणा के तावड़ू स्थित एक होटल में होने की सूचना मिली। नाराज चल रहे कांग्रेसी विधायक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रख सकती है, इसके लिए समय मांगा गया है। पायलट के नाराज होने की वजह विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG का नोटिस बताया जा रहा है। इस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि SOG ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य मंत्रियों को भी नोटिस भेजा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की, फसल में हुए नुकसान की कैसे करे भरपाई, किस तरह उठा सकते हैं लाभ। जाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सब कुछ। भारत के प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों की फसलों को बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। 80% से ज्यादा राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस योजना के बारे में सब कुछ। किस तरह से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, किन बातों का खास ख्याल रखना होता है और किस तरह से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी कोविड-19 का असर, रेल मंत्री ने दिए ये संकेत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के वित्तीय पहलू की समीक्षा की जा रही है।
क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद खर्च में किफायती बरतनी होगी। उन्होंने इंडिया ग्लोबल वीक में कहा कि रेलवे इन परियोजनाओं प्रतिबद्ध है और हम इसके लिए योजना और लागत को अंतिम रूप देने के सत्र पर हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोविड-19 ने बुलेट ट्रेन के संबंध में हमारी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा प्रभावित किया है और हम कोविड-19 के बाद की दुनिया में परियोजनाओं पर फिर से विचार कर रहे हैं और इसमें लागत में कटौती शामिल है। सूत्रों ने बताया कि परियोजना की लागत को कम करने के लिए भारत की उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कौशल वाली कंपनियों की मदद लेने के बारे में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए नीतिगत सुधारों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू मंजूरी और नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार कर रही है ताकि उद्योग के लिए कामकाज करना आसान हो सके। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 9,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी विमान कंपनी। पिछले साल ही हुआ था बम्पर मुनाफा। कोरोना वायरस महामारी के बीच एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने वर्कफोर्स में लगभग 10वें हिस्से की छटनी की है। अब यह 15% यानी 9,000 तक बढ़ सकती है। शनिवार को एक रिपोर्ट में एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रेसिडेंट ने यह बात कही। एमिरेट्स एयरलाइंस मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी विमान कंपनी है जिसके पास 270 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, लेकिन मार्च में वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन के बाद इस विमान कंपनी का परिचालन भी ठप पड़ा है। इस कंपनी ने लिमिटेड नेटवर्क्स के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी थी। अगस्त महीने के मध्य तक कंपनी 58 विमानों को उड़ाने पर की योजना बना रही है। कोरोना वायरस संकट के पहले की तुलना में यह बेहद कम है। हालात सुधारने में लग सकता है 4 साल का समय। एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रेसिडेंट टिम क्लार्क ने पहले कहा था कि विमानों का परिचालन सामान्य स्तर पर पहुंचने में करीब 4 साल लग सकते हैं। इसकी अगली बड़ी खबर की। हरियाणा के 6 जिलों में फेसबुक ट्विटर से जुड़े सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म पर बैन। विपक्ष ने कहा इमरजेंसी। हरियाणा में सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 6 उपायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र में इसे बैन किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे प्लेटफॉर्मों से असत्यापित और भ्रामक समाचारों का प्रसार समाज में शांति भंग कर सकता है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हरियाणा में विपक्ष पर मानव अधिकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे घोषित आपातकाल और सोशल मीडिया की आवाज को चुप कराने का प्रयास बताया है। साथ ही बैन हटाने की मांग भी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और लिंक्डइन पर आधारित सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है। सोनीपत, कैथल, चरखी दादरी, करनाल, नारनौल और भिवानी के डीसी द्वारा ये बैन लगाया गया है। इसमें भी करनाल डीसी ने 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है, जबकि अन्य 5 ने अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन को लेकर योगी सरकार का नया फॉर्मूला। अब हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बाजार। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सूबे में हफ्ते के 5 दिन ही बाजार खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोले जाएंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इन 2 दिन सभी को अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का काम करना होगा। गौरतलब है कि योगी सरकार ने गत शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे तक का लॉकडाउन लगाया है। अब यह नियम आगे भी जारी रहेगा। 2 दिन की बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी टीम 11 के साथ कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इस बात पर सहमति बनी। आज हुई बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ कि अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि हफ्ते में 5 दिन बाजार, शहरी, ग्रामीण हाट व अन्य व्यावसायिक स्थान खुले रहेंगे। शनिवार व रविवार बंदी रहेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के सियासी संकट पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने किया ट्वीट, कहा हम कब जागेंगे। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज बताए जा रहे राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थन में करीब 20 से ज्यादा विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट मंडराता देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने चिंता जाहिर की है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने इशारों में पार्टी के आला कमान को आगाह करने की भी कोशिश की है। अगली बड़ी खबर। 9 महीने पहले भी बीमार हुए थे बिग बी, अक्टूबर में अस्पताल में भर्ती तो मीडिया कवरेज देख नाराज हो गए थे अमिताभ। लिखा था ये शोषण है, नियम कायदे न तोड़े। कोरोना वायरस से संक्रमित महानायक अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है। यह जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर साझा की है। नानावटी अभी अस्पताल है जिसमें अमिताभ अक्टूबर में भर्ती हुए थे। हालांकि जब मीडिया में यह खबर
वायरल हुई तो वो नाराज हो गए थे। इसे लेकर अमिताभ ने अपने ब्लॉग में दर्द बयां किया था। उन्होंने लिखा था, कृपया पेशेवर दस्तावेजों के नियम कायदों को न तोड़े। जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित होने की फर्जी फोटो पोस्ट की साइबर फ्रॉड में जेल गया। जोधपुर जिले में रहने वाले 20 साल के एक लड़के पर फेमस होने का ऐसा भूत सवार हो गया था कि उसने राष्ट्रपति के फोटो से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लड़के ने फोटो एडिट कर खुद को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित करवा लिया। उसे बधाई संदेश मिलने लगे, अखबारों में खबर भी छप गई, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल सका। 2 दिन बाद इस साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के पास तिवरी कस्बे में रहने वाला राहुल राठी ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक फोटो को पोस्ट की। इसमें उसे राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलते हुए दिखाया गया। इसके बाद गांव के लोगों के मन में राहुल के प्रति इज्जत बढ़ गई। उसे बधाई देने वालों की कतार लग गई। इस बीच गांव के किसी व्यक्ति को इंटरनेट पर वह फोटो मिल गई जिसे एडिट कर राहुल ने नकली फोटो पोस्ट की थी। करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत नेपाल बॉर्डर से रिपोर्ट। एक गाँव जहाँ के सभी लोग काम करने जाते थे नेपाल, बॉर्डर सील हुआ तो सब हो गए बेरोजगार। बिहार के पूर्वी चंपारण के रेक्सोल में एक छोटा सा गाँव पंटोका है। यह गाँव भारत नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है। एक और कदम रखो तो भारत और दूसरी तरफ रखो तो नेपाल लग जाता है। पंटोका के 90% से ज्यादा लोग कामकाज करने नेपाल के बीरगंज जाया करते थे। कोई वहाँ रिक्शा चलाता था, कोई मजदूरी करता था, किसी की दुकान थी तो कोई घर बनाने का काम करता था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।